चलिए ना बेटा, कल की क्लास में हम लोग KMnO4 K2Cr2O7 पे डिस्कशन कर रहे थे और पहला हमने KMnO4 का शायद ये एसिडिफाइड वाला केस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं जितना अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने KMnO4 K2Cr2O7 के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी कि KMnO4 और K2Cr2O7 का चाहे प्रिपरेशन हो चाहे प्रॉपर्टीज हो, कहानी लगभग एक जैसी चलती है। KMnO4 का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा ओर से। ओर का नाम था पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीडेशन कराया था O2 या KNO3 के प्रेजेंस में, तो आपको मिला था मैंगनेट, जो कि इंटरमीडिएट कहा था हमने। और इंटरमीडिएट को फर्दर आपने ऑक्सीडाइज करा था या तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन या फिर एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो उससे आपको क्या मिल गया था? परमैंगनेट। ठीक है ना। इसके अलावा क्रोमियम के लिए आपको बोला था क्रोमाइट ओर से पहले क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट से क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। और एक बात आपको बोली थी कि ऑक्सीडाइज करने के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। और अगर एक से दो में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडियम की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहां पर बात कर रहे थे रिएक्शंस के बारे में। KMnO4 जो है यहां पर Mn+7 पे है, तो +7 से रेडॉक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो नीचे जाएगा, खुद का होगा रिडक्शन और काम करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 में जाता है। न्यूट्रल मीडियम को ही वीकली अल्कलाइन मीडियम भी बोला जा सकता है, वहां पर +7 से +4। और स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में +7 से +6 में कन्वर्ट होगा, है ना। हमने बात करी थी KMnO4 का कलर पर्पल, मैंगनेट का कलर ग्रीन और Mn2O7 एक्सप्लोसिव कंपाउंड जो था ऑयली ग्रीन, है ना, सब्सटेंस था। इसके अलावा बात करें तो Mn जब +7 से +2 में जाएगा तो +2 में क्या हो जाएगा? कलरलेस। +4 में जाएगा तो ब्राउन कलर, है ना। और जो पायरोल्यूसाइड और था वो ब्लैक कलर था ड्यू टू इम्प्योरिटी। और Mn+6 का कलर मैंगनेट वाला ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर इन रिएक्शंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था अगर सिर्फ अल्कलाइन लिखा हुआ आए तो आपको स्ट्रांगली अल्कलाइन मानना है या वीकली अल्कलाइन मानना है? वीकली अल्कलाइन। और उसके पीछे कोई ऐसा मतलब लॉजिकल रीजन नहीं था। एनसीईआरटी की कहानी थी कि भाई एनसीईआरटी ने स्ट्रांगली अल्कलाइन के रिएक्शन नहीं दे रखे, तो आप वीकली अल्कलाइन वाली ही कहानी मान के चलेंगे। एसिडिफाइड KMnO4 की अगर हम लोग बात करें तो एसिडिफाइड KMnO4 की जो रिएक्शन है इसके बारे में मैंने आपको कुछ जनरलाइजेशन बताया था कि बेटा अस आयन को किस में बदल देगा? इक में। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए, आज हम K2Cr2O7 भी पढ़ रहे होंगे, उसमें भी ऐसे ही होगा। अस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक, आइट आयन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एट, सल्फर या हेलोजन जब भी मिनिमम पे हो तो वहां से कहां चला जाएगा? 0 पे। इसके अलावा यहां पर भी आप देखो तो SO2 +4 है, ये भी +4 है। +4 वाला किस में जाएगा? +6 में। CO2 से रिएक्शन नहीं होगी। ऑक्जेलिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड। और ये एक रिएक्शन आपको अलग से याद रखनी थी कि थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट होता है? टेट्राथायोनेट। यहां पर याद करिएगा F- हमने नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि F KMnO4 के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आए इधर इन रिएक्शंस पे आते हैं। अब देखो ये जो अभी कल हमने रिएक्शंस पढ़ी थी ना बेटा, ये जनरल रिएक्शन होती है। मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप लाएंगे ना तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही रिएक्शंस दिखाएगा, है ना। चाहे वो KMnO4 हो चाहे K2Cr2O7 हो। इसके अलावा ओजोन आए वो भी यही करेगा, Cl2 आए वो भी यही करेगा। तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये रिएक्शन क्या होती है? कॉमन। लेकिन KMnO4 जब न्यूट्रल मीडियम में जाता है तो वहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये वाली रिएक्शन इस जनरल रिएक्शन से अलग होती है। और इसीलिए आपको ये रिएक्शन अलग से याद ही रखनी है। ये क्यों बोल रहा हूं याद रखने का? क्योंकि बाकी जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी दे वो सब ये रिएक्शन दिखाएंगे, उसमें ये सब कॉमन है। लेकिन यहां पर रिएक्शन को डिफरेंट होती है। और क्या डिफरेंट प्रोडक्ट है ध्यान से देखना। सबसे पहला देखिए आप, न्यूट्रल KMnO4 के सामने कौन आ रहा है बेटा? I-। एक बात बताओ, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 खुद +7 से किस में कन्वर्ट होता है? +4 में। +4 में ये किसका फॉर्मेशन करेगा? MnO2 का। और इसका कलर कल हमने बोला था प्योर MnO2 का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। तो ऊपर कलर कैसा था? पर्पल। और नीचे कलर कैसा हो गया बेटा? ब्राउन। ठीक, अब आगे सुने। खुद तो +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन I-, देखो अब याद करो, I- जो था, कभी भी हेलोजन मिनिमम पे होता है तो वहां से किस पे जाता है? 0 पे।
लेकिन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों सेपरेट है, ये कॉमन रिएक्शन है, ये अलग है। न्यूट्रल केमिनोफोर आई माइनस को कन्वर्ट कर देता है आयोडेट में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? आयोडेट में। तो यहां पर आप देखोगे कि आयोडीन -1 से 0 पे नहीं जा रहा है, किस पे जा रहा है? +5 पे। और इसीलिए मैंने बोला कि ये रिएक्शन अलग से याद करनी है। बाकी दुनिया का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए, आई माइनस को किसमें बदलेगा? I2 में। लेकिन न्यूट्रल केमिनोफोर अगर आ गया तो वो आई माइनस को I2 में चेंज नहीं करता है, किसमें चेंज करता है? आयोडेट में। ये देखिए, कल हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी थी। थायोसल्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? टेट्राथायोनेट में। लेकिन यहां पर देखा यह गया है कि जब न्यूट्रल केमिनोफोर आता है तो वो थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट नहीं करता है, सीधे सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरीके से अगर MnO2 आ गया, मतलब Mn+2 आ गया, तो Mn+2 को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? MnO2 में। तो यहां पर भी केमिनोफोर ने इनको ऑक्सीडाइज तो किया, लेकिन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अलग है। और इसमें आपको कंफ्यूज इन्हीं पे करेगा, इन दोनों पे, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन एसिडिफाइड मीडियम की भी है और इन दोनों की रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम की है। एसिडिफाइड मीडियम में I-I2 में थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में, न्यूट्रल मीडियम में I-I2 में कन्वर्ट नहीं होगा, आयोडेट में कन्वर्ट होगा। और थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में वहां पर, और यहां पर सीधे सीधे सल्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो मीडियम चेंज करने से कहीं ना कहीं E0 चेंज होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा तो SRP SOP चेंज होता है, जिसकी वजह से इनके नेचर में चेंज आता है। इसको एक और बात ध्यान दें, ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसको मैं अलग से लिख के बता रहा हूं, ध्यान देना है ना 2 मिनट में। ये जितनी भी रिएक्शन आपके सामने लिखी, इसका मीनिंग क्या है? ये एग्जाम में ऐसा तो लिख के आएगा नहीं, एग्जाम में कैसे आएगा? ये एग्जाम में आएगा क्या मतलब निकल रहा है इसका? भाई केमेनोफोर दिख रहा है तो समझ में आना चाहिए कि डी एंड एफ ब्लॉक की बात है, इतनी तो समझ में आ जाएगा। अब इतना भी नहीं आएगा तो खत्म है खेल अपना, है ना। केमेनोफोर दिखा, डी एंड एफ ब्लॉक, साथ में कैसा मीडियम दिख रहा है? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में केमेनोफोर खुद +7 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। +2 में कन्वर्ट होगा। और यहां पर देखो आयरन कौन सी स्टेट में? +2। इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर ये स्पेक्टेटर आयन है। सल्फेट को तो वैसे भी ऑक्सीडाइज क्या करेगा? सल्फर तो पहले +6 में बैठा हुआ है। तो Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe। तो ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी। तो अभी अपन ये जो लिख रहे हैं यहां वाला पॉइंट कि Fe+2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3 में, ये वही है। और Mn+7 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +2। तो ये दोनों कंबाइन करके देगा। जैसे ये दे दिया, इनके साथ कोई ना कोई कैटायन दे देगा फालतू, है ना, NaNO2। NaNO2 रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड KMnO4। तो हमें पता होना चाहिए NaNO2 में Na का कोई रोल है ही नहीं, Na तो +1 ही है, +1 से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता, वो स्पेक्टेटर आयन है। नाइट्राइट आयन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में। और Mn किसमें कन्वर्ट होगा? +2 में। ऐसे इस रिएक्शन को देखो, ये वाली रिएक्शन लिखनी है। ये वाली रिएक्शन जब आप लिखोगे तो क्या बन रहा है यहां पर? रिएक्शन दिखेगा, आपने लिया KMnO4 जिसमें Mn+7 में है, और उसका रिएक्शन आपने किससे करा दिया? Mn+2 से। Mn+2 में MnO MnCl2 कुछ भी दे देगा आपको। और मीडियम कैसा दे दिया? न्यूट्रल। और या फिर वीकली अल्कलाइन या अल्कलाइन लिख दे, एक ही बात है, क्योंकि अल्कलाइन लिखे तो भी वीकली अल्कलाइन मानना है। और इस रिएक्शन में आप देखोगे कि Mn+7 से न्यूट्रल मीडियम में खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Mn+4 में, दैट इज MnO2। और Mn+2 भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में। दोनों इसी में कन्वर्ट होते हैं, चेक करिए। KMnO4 भी MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है और Mn+2 भी MnO2 में ही कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देखो यहां पर, अगर आप देखो तो इसका +7 से स्टेट क्या जा रहा है? +4। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। और इसका +2 से क्या जा रहा है बेटा? +4। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। 2 मोल बनेंगे, 1 ही मोल लिख दिया। अगर सेम मैंगनीज का ही रिडक्शन, मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन, तो क्या बोलोगे इसको? कॉम प्रपोर्शनेशन। बस यही बोलना था, डिसप्रपोर्शनेशन मत बोल देना। कॉम प्रपोर्शनेशन टाइप्स ऑफ रिडॉक्स में आप पढ़ते हैं, कॉम प्रपोर्शनेशन, है ना। अगर 1 से 2 में जाता तो डिसप्रपोर्शनेशन, 2 से 1 में आ रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो उसको डिसप्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉम प्रपोर्शन। इधर होता तो क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शन। तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन इस तरह से दे दे और पूछ ले विच टाइप ऑफ रिएक्शन विल अकर
डिसप्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन, अलग अलग टाइप का दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। पहले काम करें, इसको नोट करें। तो ये पर्टिकुलर 3 रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी हर जगह तो ये शुरू वाली जो रिएक्शन है वो कॉमन होती है, लेकिन न्यूट्रल KMnO4 आएगा तो I- को आयोडेट में, थायोसल्फेट को सल्फेट में। ठीक है बेटा, विशेष ध्यान रखना, ये I- और थायोसल्फेट वाली रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, खासकर I- वाली पूछता है। एसिडिफाइड KMnO4 में I- किस में कन्वर्ट होगा, I2 में, और न्यूट्रल में किस में कन्वर्ट होगा, आयोडेट में। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है ना एग्जाम के अंदर। अब आगे बात करते हैं, नोट पे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे, है ना। ये कॉम्प्रपोर्शनेशन वाला अगर आपको लिखना हो तो इसको अलग से लिख लो, है ना। वही जो लास्ट अभी रिएक्शन हमने पढ़ी उसी को हमने रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी आपको रेडॉक्स में भी दे सकता है ना। रेडॉक्स में जनरली आप देखते हो KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन ही बैलेंसिंग के लिए आती है आपको, तो ये इनमें सब है ना। रेडॉक्स में तो क्या डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दे देता है जनरली आपको बैलेंस करने के लिए, बट क्योंकि ये आपके सिलेबस की है ना रिएक्शंस है, तो हो सकता है कि वहां रिएक्शन ना लिख के दे, सिर्फ इतना लिख दे, ferrous sulfate reacts with acidified KMnO4 to produce ferric sulfate and Mn+2 या MnSO4, और आप इसको बैलेंस करें, इस तरह की बात आ सकती है। तो ध्यान रखना कि इनमें से कोई रिएक्शन आपको रेडॉक्स में भी दिया जा सकता है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पे हमको डिस्कशन करना है जो कि यहाँ पर नोट में है ना। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा अगर आपको KMnO4 को एसिडिक मीडियम देना है, एसिडिफाइड KMnO4 मतलब मीडियम कैसा होगा, एसिडिक, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम देने के लिए आपको किसी एसिड का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जिस एसिड का यूज करेंगे, दो तरह के एसिड मार्केट में अवेलेबल है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। बेटा एक बात समझिए, एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो तरह के एसिड है आपके पास, ठीक। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की अगर हम लोग बात करें, तो कभी भी मीडियम प्रोवाइड करने के लिए आप कंसंट्रेटेड एसिड को यूज नहीं करेंगे, ये बात क्लियर कर लें। क्यों कंसंट्रेटेड एसिड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहां पर जो एसिड मिला रहे हैं वो रिएक्शन करवाने के लिए मिला रहे हैं या मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं, मीडियम। हम ये नहीं चाहते कि एसिड रिएक्शन में हिस्सा ले, हम उसे एज अ मीडियम यूज करना चाहते हैं। अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड यूज करोगे तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में नाम से समझ में आता है ज्यादा पावरफुल कौन होगा, कंसंट्रेटेड। और अगर ये पावरफुल है तो ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ना उनके साथ छेड़खानी कर देगा। वहां पर होगा क्या, जैसे कल भी हमने KMnO4 के लिए पढ़ा था ना एक्सप्लोसिव वाली रिएक्शन। मान लो KMnO4 को मुझे एसिडिफाइड है ना, एसिडिफाइड मीडियम में लेना है, तो अगर एसिडिफाइड मीडियम में लेना है तो यहां पर अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दिया, तो बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 इसको इनसे तो बाद में रिएक्ट करने देगा, पहले खुद ही रिएक्ट कर लेगा, और खुद रिएक्ट करके क्या बना देगा, Mn2O7। अब रिएक्शन करनी तो KMnO4 को थी, और इसने इससे रिएक्शन करके Mn2O7 बना दिया, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो होता क्या है
कि जब आप मीडियम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप मीडियम में ये चाहते हैं कि केमेनोफोर किसी और रिएजेंट से रिएक्ट करे, एसिड उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो सिर्फ मीडियम का काम करे। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड लोगे तो वो खुद केमेनोफोर से रिएक्ट कर लेगा या खुद इससे रिएक्ट कर लेगा, तो इन दोनों की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कभी भी मीडियम प्रोवाइड करना है तो आप कंसंट्रेटेड एसिड को यूज नहीं करेंगे। उसका एक एग्जांपल वो Mn2O7 वाला है कि कंसंट्रेटेड मिलाते ही वो खुद रिएक्ट कर जाएगा। दूसरी बात क्या आती है कि आप अगर, ठीक है सर ये बात समझ में आई कि कंसंट्रेटेड यूज नहीं करना, पावरफुल है, डाइल्यूट यूज करोगे। अब डाइल्यूट में दो के ऊपर मेन क्वेश्चन बनता है कि आप डाइल्यूट HCl यूज करोगे या डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे। ठीक, अब डाइल्यूट तो यूज करा, लेकिन अब इसमें भी क्योंकि केमेनोफोर आप मिला रहे हो तो बेटा केमेनोफोर किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा एसिड आपको मिलाना है कि केमेनोफोर उससे रिएक्ट ना करे। कंसंट्रेटेड होता तो हो ही जाता। अब यहां पर आप स्टेट देखो, इसका स्टेट कितना है -1, इसका स्टेट कितना है +6। क्या केमेनोफोर में Mn अपने मैक्सिमम पे बैठा हुआ है बेटा? यस। अगर ये मैक्सिमम पे और सल्फर भी मैक्सिमम, तो क्या इनमें रिडॉक्स हो सकता है क्या? नहीं। पर क्या इसका इससे रिडॉक्स हो सकता है? यस। तो अगर आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे ना तो ये भी मीडियम देने के बजाय खुद ही रिएक्ट कर लेगा, तो इसलिए आप इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो आपको जब भी एसिडिक मीडियम देना होगा यहां पर, तो आप किसका यूज करोगे? कंसंट्रेटेड तो यूज नहीं कर सकते। डाइल्यूट में भी ऐसा नहीं कि कोई भी डाइल्यूट उठा लिया, आप उस डाइल्यूट को यूज करोगे जो इससे रिएक्ट ना करे, और वो कौन आएगा? H2SO4। ये Cl वाली बात तो कल पढ़ी ली थी अपन ने। आप जैसे HCl मिलाओगे तो वो तो खुद Cl- को ही अटैक करके Cl2 बना देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो मीडियम के लिए कौन सा एसिड यूज होगा? डाइल्यूट H2SO4। स्टेटमेंट में लिखा रहा हूं, नोट बनाइएगा, लिखिएगा। पहला पॉइंट, डाइल्यूट H2SO4, dilute H2SO4 is used to provide, dilute H2SO4 is used to provide acidic medium। तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए आप डाइल्यूट एसिड यूज करोगे, डाइल्यूट HCl यूज नहीं करोगे और कंसंट्रेटेड एसिड यूज नहीं करोगे, डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे। कारण बता दिया आपको। दूसरा पॉइंट सुनिए, आपने एक टर्म सुनी होगी बेटा, इंडिकेटर। और खासकर ये टर्म आपको एक तो बाइक वाइक में तो गाड़ी में तो दिख ही जाता है, उसके अलावा हम बात करें इक्विलिब्रियम की बात करें ना, इक्विलिब्रियम में आप फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस विटमस, ये सब इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है? रिएक्शन के कंप्लीशन को शो करना कि भाई रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ और कब कंप्लीट नहीं हुआ। बचपन में आप पढ़ते थे रेड लिटमस इनटू ब्लू, ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये वो फलाना दिमाग है ना, वही सब चीजें। मीडियम के हिसाब से रिएक्शन में वो अपने कलर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और उसके कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, मीडियम कैसा है कैसा नहीं है। तो यहां पर एक बात करें, जब आप फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज कुछ भी मिलाते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो कोई चीज कलरलेस है, तो एसिडिक मीडियम में कभी येलो कलर आ जाएगा, कभी ऑरेंज आ जाएगा, कभी रेड कलर आ जाएगा, कभी ब्लू आ जाएगा। तो उसका जब कलर चेंज होता है तो आपको पता चलता है कि रिएक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है। एसिडिफाइड केमेनोफोर जो है इसको सेल्फ इंडिकेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ। सेल्फ इंडिकेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रिएक्शन में आपको मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन या कुछ भी ऐसा इंडिकेटर मिलाने की जरूरत नहीं है टू टेल अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसमें रिएक्शन कंप्लीशन के हमें कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए होता। क्यों नहीं चाहिए होता? क्योंकि केमेनोफोर का खुद का कलर क्या होता है बेटा? पर्पल। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी ये खुद क्या हो जाएगा? कलर। तो जैसे ही कलर चेंज हुआ, पर्पल से कलरलेस हुआ, तो हमें समझ आ जाएगा कि इसकी रिएक्शन हो गई है। तो नॉर्मली रिएक्शन के होने को दिखाने के लिए इंडिकेटर से यूज किया जाता है, लेकिन इसमें खुद ही ये कलर चेंज करता है, तो इसमें इंडिकेटर मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए केमेनोफोर को क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ इंडिकेटर। स्टेटमेंट नंबर 2 लिखिएगा। केमेनोफोर एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर। केमेनोफोर एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर। तो केमेनोफोर जो है वो खुद ही कलर चेंज कर लेता है। कलर चेंज होता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, केमेनोफोर एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट। केमेनोफोर एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट। केमेनोफोर एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट।
ठीक है ना। KMnO4 जो है वो ऑटो कैटेलिस्ट है बेटा। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं क्या वो कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और KMnO4 का जो मैंगनीज है ये भी तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट या कंपाउंड है, तो ये भी कैटेलिस्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अब आप बात समझे, है ना, होता क्या है इसके बारे में एनसीईआरटी रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एक बात दे रखी, वो बता देता हूं क्योंकि वो सिलेबस से रिलेटेड बात है ना। ये जो ऑक्जेलिक एसिड वाली रिएक्शन है, तो आप में से जिन्होंने भी टाइट्रेशन वाइट्रेशन किया होगा तो लैब में ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 का आपस में टाइट्रेशन होता है। उस टाइट्रेशन में ये ऑक्जेलिक एसिड खुद तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कार्बोनिक एसिड में। कल बात कर रहा था CO2 प्लस H2O। और Mn किस में चेंज हो जाता है? कलरलेस। तो कलर चेंज होते ही अपने को पता चल जाता है कि रिएक्शन या टाइट्रेशन हो गया। अब जब ये ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 से टाइट्रेशन होता है तो इसके बारे में एनसीईआरटी रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जब ये आप रिएक्शन कराते हो तो इनिशियली जो ये कलर से कलरलेस होने का जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, इट इज वेरी स्लो। मतलब एक बीकर में आपने खूब सारा पर्पल KMnO4 भर रखा है, जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड मिलाया वो पर्पल धीरे धीरे डीकलराइज होगा और कलरलेस में चेंज होगा, है ना, डीकलराइज होगा। लेकिन शुरू में वो पर्पल से कलरलेस बहुत धीरे धीरे, मतलब एक लेयर हुआ फिर दूसरा हुआ, बहुत धीरे चलता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, मतलब शुरू में तो कलर बहुत हल्का हल्का हटा और फिर एकदम से पूरा कलर हट जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू में जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो किसका प्रोडक्शन हो रहा है? Mn+2 का। और ये जो Mn+2 बनता है ये उस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। और जब ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो पहले इनका रिएक्शन धीरे चल रहा था, फिर Mn+2 प्रोड्यूस हुआ इनके रिएक्शन से, और ये जो Mn+2 प्रोड्यूस हुआ ये वहां पर फटाफट रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। तो जो डीकलरेशन शुरू में धीरे हो रहा था वो बाद में एकदम रैपिडली होने लगता है। तो KMnO4 जो है वो ऑटो कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि KMnO4 खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn+2 में। और Mn+2 फिर आगे कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा, तो KMnO4 को हम लोग ऑटो कैटलिस्ट की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, नोट बना के लिख लेना। when oxalic acid reacts with acidified KMnO4, when oxalic acid reacts with acidified KMnO4, in starting the process of decoloration is very slow. The process of decoloration is very slow. The process of decoloration is very slow. When oxalic acid reacts with acidified KMnO4, in starting the process of decoloration is very slow, but after some time the decoloration becomes fast. But after some time decoloration becomes fast. Full stop, है ना। अब इसके लिए रीजन बाजू में लिख रहे हैं, बिकॉज Mn+2 produced in the reaction will act as catalyst. Because Mn+2 produced in the reaction will act as catalyst. तो ये जो Mn+2 यहां पर बन रहा है ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। तो शुरुआत में तो डीकलरेशन बहुत स्लो होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम डीकलरेशन बिकम्स फास्ट। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने, मतलब 3 पॉइंट अभी इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलता हूं। चौथा पॉइंट जो आपको समझना है वो समझिएगा, उससे पहले कुछ और बात बताता हूं। हम लोगों को एक क्वेश्चन बन सकता है ना, पहले पी ब्लॉक सिलेबस में था तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अब हट गया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट KMnO4 में आ रहा है इसलिए डिस्कस कर देता हूं। वाटर को अगर आप किसी चीज से रिएक्ट कराएं तो कौन से ऐसे रिएजेंट है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ध्यान सुना, आपको पी ब्लॉक हेलोजन ग्रुप 17 में कुछ रिएक्शन दी हुई थी पहले सिलेबस के अंदर, तो मैं वो रिएक्शन एक बार लिख दे रहा हूं, है ना। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट KMnO4 में आ रहा है इसलिए एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं, तो एज अ फैक्ट अपने दिमाग में रहे ये बात। हेलोजन का रिएक्शन विथ वाटर। अब जब आप हेलोजन का रिएक्शन वाटर से कराते हो तो बेटा आपको अलग अलग तरह का
रिएक्शन देखने को मिलता है। ये 4 रिएक्शन जो है ना हेलोजन वाटर से 3 अलग अलग तरह की रिएक्शन दिखाता है। पहला, इनमें से कोई हेलोजन ऐसा है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या आप जानते हो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। तो आपसे बोले कि इन 4 हेलोजन में से कौन ऐसा है जो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा ले तो अपने को पता चल जाएगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही पानी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो फ्लोरीन के बारे में बोलते हैं कि फ्लोरीन इज द हेलोजन विच कैन ऑक्सीडाइज वाटर। वाटर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? यहां फ्लोरीन 0 है और यहां पर ये -2 है। एक बार बताओ, वाटर में हाइड्रोजन का स्टेट कितना है बेटा? +1। क्या हाइड्रोजन कभी +1 से ऊपर जाएगा? नहीं। तो वाटर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब है ऑक्सीजन। फ्लोरीन यहां खुद जाएगा, याद करिए, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। फ्लोरीन यहां जाएगा हाइड्रोजन को, है ना, तो यहां बन जाएगा HF। फ्लोरीन खुद बैठ गया और ऑक्सीजन को लात मार के बाहर कर दिया, O2। फ्लोरीन जा रहा है -1 में, ऑक्सीजन जा रहा है 0 पे। तो बताइए फ्लोरीन ने वाटर में जो ऑक्सीजन था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। तो ये एक पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हेलोजन है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। वाटर को ऑक्सीडाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, केमेनोफोर अभी हम पढ़ेंगे, वो करेगा। तो 2-3 चीजें ही है जो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। तो केमेनोफोर तो आपको पता होना चाहिए, बट हेलोजन क्योंकि पूछ सकता है इसलिए बता दिया। तो बेटा फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वाटर। आगे सुनिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाटर से कम है। अब आगे सुनो, क्लोरीन को जब आप पानी में ले जाओगे या ब्रोमीन को जब आप पानी में ले जाओगे तो याद करिए पानी के साथ रिएक्शन को हमने एक नाम दिया था हाइड्रोलाइसिस। और क्या हमने एक ब्लीचिंग एक्शन नाम का भी टॉपिक पढ़ा था बेटा? यस। क्या क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट होता था? यस। और ये ड्राई ब्लीचिंग एजेंट होता था या मॉइस्ट होता था? मॉइस्ट। क्लोरीन को 2 हिस्से में तोड़ दो, Cl और Cl, और पानी का अटैक कराओ H और OH। 2 प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, HCl और HOCl। और यहां पर आप देखोगे तो क्लोरीन का स्टेट -1 और +1 है। क्लोरीन 0 से -1, 0 से +1, क्लोरीन का क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन। जो क्लोरीन के साथ हो रहा है वही ब्रोमीन के साथ होगा। याद करिए कौशिकदा, आयो बाहर कल संबित पात्रा। क्या आयो बाहर कल संबित पात्रा ने NaOH क्या इनके साथ डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाया था? NaOH के साथ ये तीनों डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाते हैं, लेकिन एक फैक्ट है, खास बात है कि पानी के साथ भी इन तीनों को डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाना चाहिए था। ये दोनों दिखाते हैं, आयोडीन नहीं दिखाता। आयोडीन NaOH के साथ डिस्प्रपोर्शनेट होता है लेकिन पानी के साथ डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता। उसका कारण है बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा जी। इस रिएक्शन के लिए जब डेल्टा जी देखा गया तो वो कैसा मिला है? नॉन स्पॉन्टेनियस। NaOH के साथ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है लेकिन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आयो बाहर कल संबित पात्रा NaOH के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा लेकिन आयोडीन वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। ये दोनों NaOH के साथ भी और वाटर के साथ भी क्या होंगे? डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा। जैसे यहां पर HCl है तो क्या बन जाएगा? HBr प्लस HOBr। तो ये पहले अपने सिलेबस का पॉइंट था, बट एक बार डिस्कस कर दिया, कभी इनकेस आ जाए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वाटर के ऑक्सीडेशन के बारे में बात हो रही इसलिए डिस्कस करो। क्वेश्चन क्या बोला आपको? क्वेश्चन इसमें 3 तरह का बनेगा। कौन सा ऐसा हेलोजन है जो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है? आंसर इज फ्लोरीन। कौन सा ऐसा हेलोजन है जो पानी के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस या रिएक्शन ही नहीं दिखाता? कौन है? आयोडीन। और कौन से ऐसे हेलोजन है जो पानी के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाते हैं? तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे सुने, है ना, ये रिएक्शन एक काम करो, इसको लिख लो, कहीं पर भी साइड में लिख लो, मार्क कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इसमें फ्लोरीन वाला फैक्ट अपने को पता होना चाहिए क्योंकि केमेनोफोर के अलावा फ्लोरीन भी है जो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। चलिए ना, अभी ये रिएक्शन के बाद यहां पर देखिएगा तो हम लोग बात कर रहे हैं केमेनोफोर में। केमेनोफोर के बारे में एक फैक्ट लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि केमेनोफोर का जब H+ आयन कंसंट्रेशन आप कितना रखें? 1। H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब एसिडिक मीडियम वगैरह आपने दे दिया
तो KMnO4 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 जब होता है उस समय पर ये पानी को क्या कर सकता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए दो रिएजेंट अभी तक आपके सामने आ गए, KMnO4 और फ्लोरीन। अगर पूछे कि पानी को कौन सा हेलोजन ऑक्सीडाइज कर सकता है, फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन के अलावा कोई और भी है जो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है? यस, वो है KMnO4, बट वो हेलोजन नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट बना के लिखिएगा। KMnO4 at H plus ion concentration equal to 1, KMnO4 at H plus ion concentration equal to 1 can oxidize water, can oxidize water. KMnO4 at H plus ion concentration equal to 1 can oxidize water, but the reaction is very slow, but the reaction is very slow. ठीक है, ये रिएक्शन होती तो है बट बहुत ही स्लो होती है, बट द रिएक्शन इज वेरी स्लो. सो Mn plus 2, so Mn plus 2 is added as a catalyst. So Mn plus 2 is added as a catalyst. So the reaction is very slow, comma, so Mn plus 2 is added as a catalyst. तो ध्यान रखिएगा, पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए दो रिएजेंट अभी तक आपके सामने आ गए. पहला कौन है बेटा, फ्लोरीन, और दूसरा कौन है, KMnO4. KMnO4 का रिएक्शन बहुत स्लो होता है और इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट के फॉर्म में किसको मिला देते हैं, Mn plus 2. और या फिर ऐसा बोल दो कि भाई KMnO4 खुद H प्लस के कंडीशन में +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वही +2 रिएक्शन को क्या कर देगा बेटा, कैटेलाइज कर देगा, जैसा ऑक्सिलिक एसिड में अभी हमने देखा था. तो ये तो KMnO4 की कहानी यहाँ पर बेटा कंप्लीट होती है. अब KMnO4 के बाद अगली जो कंपाउंड के ऊपर बात करते हैं, दैट इज K2Cr2O7. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. कई बार पोटेशियम नहीं देगा, सिर्फ डाइक्रोमेट आयन दे देगा, तो वो भी समझ जाइएगा कोई पोटेशियम डाइक्रोमेट की ही बात हो रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट. अब चलिए इसके प्रिपरेशन पे बात करें. तो कल हमने प्रिपरेशन के ऊपर बात वैसे कर रखी है, उसी को एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले अगर बात करूं तो मैंने बोला था KMnO4 K2Cr2O7 दोनों की प्रिपरेशन कहां से चालू होगी, ओर से. मैंगनीज की ओर का नाम पायरोल्यूसाइड, फॉर्मूला MnO2. क्रोमियम की ओर का नाम क्रोमाइड, फॉर्मूला FeCr2O4. ठीक है, 7 नहीं 4, FeCr2O4 है ना. इसका नाम क्या है बेटा, क्रोमाइट. ध्यान सुनते जाना, अभी लिखना मत, समझ लीजिए पहले. क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर का जो है ना तोड़कर हमने फॉर्मूला देखा था वो था FeCr2O3 है ना. FeO प्लस Cr2O3 इस तरह से अपन तोड़ दिया. यहां पर आयरन की स्टेट कितनी है, +2, और क्रोमियम की स्टेट कितनी है, +3. मुझे बताइए क्या ये मेटल ऑक्साइड है या नहीं है? मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक, ये भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक, बट कीर्तन वाला +3 एम्फोटेरिक, ये बेसिक है और ये एम्फोटेरिक. अब आगे बढ़ते हैं. यहां पर क्रोमियम +3 वाला है. हमें याद करिए, ओर से बनाना था इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से बनाना था फाइनल प्रोडक्ट. तो ओर से जब आप इंटरमीडिएट बना रहे थे तो याद करो क्रोमाइट किसमें कन्वर्ट हो रहा था, क्रोमेट में, और फाइनल प्रोडक्ट में किसमें कन्वर्ट हो रहा था, डाइक्रोमेट में. तो आपको क्रोमियम +3 को क्रोमेट में कन्वर्ट करना है. क्रोमेट में कन्वर्ट करने का मतलब है CrO4 माइनस में कन्वर्ट करना है, जहां क्रोमियम का स्टेट कितना होता है, +6. +3 से +6 ले जाना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कल KMnO4 वाली जब रिएक्शन देखी थी तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने ऑक्सीजन और KNO3 को यूज किया था. यहां पर हम केवल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो हमने एक सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का काम क्या है, क्रोमियम को ऑक्सीडाइज कर देगा +3 से +6 में. पर ऑक्सीजन इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन भेदभाव नहीं करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा. जब दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा तो बेटा जो आपका Fe2O3 बन जाएगा. यहां पर आयरन का स्टेट +2 से क्या हो गया, +3. क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्रोमियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4 माइनस क्रोमेट में, और ये NaOH उस क्रोमियम वाले कंपाउंड पर अटैक करके बना लेगा Na2CrO4, ये बन जाएगा. अब एक सवाल आएगा कि ठीक है सर, ऑक्सीजन ने इसको भी ऑक्सीडाइज किया, इसको भी ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, लेकिन जो NaOH आपने मिलाया वो क्यों मिलाया? पहली बात तो मैंने बोला था कि अगर पोटेशियम लाना होता है तो KOH या K2CO3 मिलाते हैं, और अगर सोडियम लाना होता है तो NaOH या Na2CO3 मिलाते हैं, तो NaOH मिलाया. दूसरी बात, NaOH बेसिक है, कौशिक दा स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा.
बेस एसिड या एम्फोटेरिक से रिएक्ट करेगा। तो NaOH इससे तो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एज इट इज ही मिला, लेकिन NaOH जो है वो इस वाले हिस्से से रिएक्ट करता है और इसीलिए NaOH उसी के साथ जाके जुड़ गया। आगे सुनते हैं। Fe2O3 जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है बेटा? इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। Na2CrO4 जो है, क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो, चार्ज ट्रांसफर में पड़ा था, और ये येलो सॉल्यूशन मिलेगा। अब एक बात समझना, ये इनसॉल्युबल है, मतलब प्रेसिपिटेट समझ लो, और ये सॉल्यूशन है। क्या इनसॉल्युबल और सॉल्युबल चीजों को सेपरेट आराम से कर सकते हैं? यस। आपने एक छन्नी ले ली, डाल दिया पूरा सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल ऊपर रह जाएगा, सॉल्युबल छन्नी से छन जाएगा। जैसे ये छन गया, इसको आपने उठा के यहां ले लिया। अब यहां पर जो ये क्रोमेट आया, अब हमें क्रोमेट को किस में बदलना है? डाइक्रोमेट में। हमारा मेन मोटिव तो डाइक्रोमेट ऑब्टेन करना है, तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट बदलना है, 1 से 2 में जाना है। 1 से 2 में जाने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? एसिड। जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां लाओगे, ध्यान सुनना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 में। सर ये कैसे बना? देख लीजिए, कल हमने एक्सप्लोसिव वाली बात जब करी थी Mn2O7, तो मैंने उसका भी आपको है ना तोड़ के बाइफर्केशन बताया था। यहां पर भी वैसे ही है, आपके पास क्रोमेट है, एक क्रोमियम वाला कंपाउंड है, आपने इसका रिएक्शन किससे करा दिया? H2SO4 से। कल K2SO4 निकाला था, आज Na2SO4 यहां से निकल गया। क्या H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा? यस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन में से 3 यहां रखे, एक इसको दे दिया, एक वाटर बाहर हो गया, और ये वाटर बाहर होते ही इस कंपाउंड को देख लो, क्या बच रहा है बेटा? Na2Cr2O7, यही आपका प्रोडक्ट यहां लिखा गया है। तो आपको यहां पर क्या मिल गया? Na2Cr2O7। तो इस तरह से एक क्रोमियम वाला कंपाउंड 2 क्रोमियम में कन्वर्ट हो गया। यहां 2 मोल का रिएक्शन होता है, बट अपन बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, यहां पर भी क्रोमियम +6, यहां पर भी क्रोमियम +6। मुझे बताइए, जो डाइक्रोमेट आता है, क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो। डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। तो यहां पर आपको सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब सुने, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में तो कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमारा इनिशियल आ गया, है ना, ओर आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, फाइनल आ गया। लेकिन फाइनल हमें सोडियम का डाइक्रोमेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पोटेशियम का डाइक्रोमेट। क्योंकि मुझे पोटेशियम का डाइक्रोमेट चाहिए, तो मैंने इसको यहां लिया और डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, सिंपल KCl मिलाया, इसका कैटायन इधर, इसका कैटायन इधर, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पोटेशियम जब यहां जाके बैठेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा K2Cr2O7, और बेटा Na यहां के बैठेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा? NaCl। अब इसमें अगर आप फोकस करें, तो बेटा ये भी डाइक्रोमेट है, चाहे सोडियम का डाइक्रोमेट हो, चाहे पोटेशियम का डाइक्रोमेट हो, कलर कैसा रहेगा? ऑरेंज। कलर क्रोमियम की वजह से आ रहा है, डाइक्रोमेट की वजह से आ रहा है, सोडियम पोटेशियम की वजह से यहां कलर नहीं आ रहा। अब ये जो हमने रिएक्शन लिखा, इसमें एक सवाल मन में बनता है, वो ये बनता है कि सर आपको पोटेशियम का डाइक्रोमेट चाहिए था। जैसे आपने जब KMnO4 बनाया, तो आपने मैंगनेट भी पोटेशियम का बनाया, पर मैंगनेट भी पोटेशियम का मिलाया, और आपने यहां पर KOH मिलाया था। जब आपको बनाना ही K2Cr2O7 था, तो आपने यहाँ KOH क्यों नहीं मिलाया? अब KOH मिलाते तो यहाँ क्या बनता? K2CrO4, और K2CrO4 को ये करा देते तो K2Cr2O7 मिल जाता। एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों कराई इस रिएक्शन में? उसका एक लॉजिक है बेटा, कारण है। कारण ये है कि हमने बोला Fe2O3 कैसा है बेटा? इनसॉल्युबल, और ये क्या है? सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ KOH मिलाते हैं, तो यहां क्या बनता? K2CrO4, वो भी इनसॉल्युबल होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता, वो भी इनसॉल्युबल होता, दोनों प्रेसिपिटेट मिक्स हो जाते, आप उसको फिल्टर नहीं कर पाते, और फिल्टर नहीं कर पाते तो फिर ये रिएक्शन आप नहीं लगा पाते। तो उसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट, ध्यान सुनना, सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट की जब मैं बात करूं, तो मुझे बताओ, क्रोमेट को साइड में रखो, इन दोनों में से किसका फाई ज्यादा है? फाई किसका ज्यादा? सोडियम का, चार्ज बाय साइज रेशियो से ज्यादा। फाई ज्यादा, तो बताओ ज्यादा पानी बुलाता है या कम पानी बुलाता है? ज्यादा। ज्यादा पानी बुलाएगा तो बताओ ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? सॉल्युबल। और ये इनसॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल होता है, और जबकि ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये यहां रख देते तो इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल को सेपरेट नहीं कर पाते, तो मजबूरी ये थी। और इसीलिए पहले सोडियम का क्रोमेट बनाते हैं, फिर सोडियम के क्रोमेट से उसी का डाइक्रोमेट बनाते हैं, और फिर डाइक्रोमेट में लास्ट में पोटेशियम को लाया जाता है। क्योंकि अगर आप K2CrO4 बना देते तो फिर आप सेपरेट करके ये प्रोसेस आगे नहीं लगा पाते। और इसी बात को
एनसीईआरटी ने एक पॉइंट के फॉर्म में दे रखा, ध्यान सुनना। मैंने बोला Na2Cr2O7 के क्या मिल रहे हैं? ऑरेंज क्रिस्टल्स। ये जो Na2Cr2O7 के बेटा आपको ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं ना, इसके बारे में लिखा हुआ है कि Na2Cr2O7 का जो ऑरेंज क्रिस्टल है उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है बेटा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका फाई ज्यादा था। फाई ज्यादा था तो ये वाटर के साथ अटैच्ड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, जबकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। तो कभी भी पूछ ले कि भाई Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में से कौन वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, तो फाई की कहानी याद रखना। जब भी पानी से रिलेटेड कुछ भी है, फाई दिमाग में आना चाहिए। Na का फाई ज्यादा है, पानी जुड़ेगा, और कितने पानी जुड़ेंगे? एग्जैक्टली 2 H2O इसके साथ मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर आइए, है ना, नीचे वाली रिएक्शन भी देख लीजिए, फिर एक साथ बात कर लेंगे। आपको मैंने एक रिएक्शन लिखाई थी, वो रिएक्शन ये थी कि जब आप Mn2O7 और CrO3, है ना, ये हम लोगों ने ऑक्साइड्स के केस में पढ़ा था, इसको पानी में डालोगे तो Cl2O7 की तरह मानते हुए इसका HMnO4 परमैंगनीक एसिड बन जाएगा। और इसको पानी में डालते थे तो दो एसिड मैंने लिखे थे, H2CrO4 और H2Cr2O7। एक बोला था क्रोमिक एसिड और एक बोला था डाइक्रोमिक एसिड, और मैंने बोला था ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। अब हम इसी पे बात कर रहे हैं, ये है क्रोमेट और ये है डाइक्रोमेट। क्या क्रोमेट और डाइक्रोमेट का आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है? यस। याद करिए, 1 से 2 में जाने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? एसिड। तो इधर से इधर एसिडिक चाहिए, तो इधर से इधर बेसिक चाहिए। ये वाली बात अब आ रही है आपके सामने। ये है क्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट। क्रोमेट में 1 क्रोमियम, डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम। 1 से 2 में जाने के लिए कैसा मीडियम चाहिए होगा बेटा? एसिडिक। और इधर से इधर आने के लिए कैसा मीडियम चाहिए होगा? बेसिक। तो कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछता है कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसा मीडियम चाहिए होता है? 1 से 2 के लिए एसिडिक, 2 से 1 के लिए बेसिक। नोट कर लीजिए। मैंगनीज और क्रोमियम के जितने भी कंपाउंड बेटा, कलर्स है ना, स्पेशली इनके ध्यान होने चाहिए। मैंगनीज में मैंगनेट का कलर ग्रीन, परमैंगनेट का कलर पर्पल, एक्सप्लोजिव वाला कंपाउंड ऑयली ग्रीन सब्सटेंस, है ना। और क्रोमियम, और यहाँ पर क्रोमियम में अगर क्रोमेट और डाइक्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट का कलर येलो और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज। चलिए ना, अब ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट का कन्वर्जन अभी हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बोला एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डाइक्रोमेट और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से क्रोमेट, है ना। तो इसको आप लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल, इस तरह से बात बोल सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, क्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने क्रोमेट और डाइक्रोमेट देखा बेटा, ये हमारा इंटरमीडिएट था, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। इन दोनों के स्ट्रक्चर, जैसे कल हमने मैंगनेट और परमैंगनेट के स्ट्रक्चर वगैरह, पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई पढ़ा था,
वैसा भी यहाँ पर कहानी आता है। तो अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्रोमेट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाइक्रोमेट। आइए क्रोमेट के बारे में बात करें। यहाँ पर बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है बेटा 4। कल मैंगनेट पर मैंगनेट जो पढ़ा था उनमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनी थी या टेट्राहेड्रल बनी थी? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर भी आपको जो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो टेट्राहेड्रल मिलेगी। तो क्रोमियम ने टेट्राहेड्रल फॉर्म में अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। चारों जगह पर साइड एटम के फॉर्म में कौन आ गया बेटा? ऑक्सीजन। आगे सुनिए, यहां पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। -2 होने का मतलब है दो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और बाकी दोनों ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। अब देखने में ऐसा लगेगा, इसकी ज्योमेट्री की बात कर लें पहले तो ज्योमेट्री कैसी हो गई बेटा? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी पूछे तो वही D3S या sp3 वाली कहानी होगी। यहां पर बेटा जो भी पाई बॉन्ड होंगे ऑल डी पाई पी पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक, 2 पाई बॉन्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑल 4 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल या आइडेंटिकल। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको रेजोनेंस कराना पड़ेगा बेटा, और रेजोनेंस कराओगे तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा के हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 होने का मतलब है हर जगह पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी? आइडेंटिकल। कलर के ऊपर आते हैं। क्रोमेट का कलर अभी हम लोगों ने बोला कैसा होता है बेटा? येलो। अब कलर के लिए याद करिए दो फैक्टर हम लोगों ने पढ़े थे, एक तो डीडी ट्रांजिशन और एक चार्ज ट्रांसफर। डीडी ट्रांजिशन के लिए D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती थी। यहां पर अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम +6 है और क्रोमियम +6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? D0। तो D0 वैसे तो कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन हमने चार्ज ट्रांसफर में भी लिखा था कि D0 होने के बावजूद ये कलर दिखाते हैं और उसका रीजन क्या होता था? चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें कलर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर डीडी ट्रांजिशन होगा या चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा? चार्ज ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेट के बाद अगला जो केस हमें देखना है वो है डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट में बात करें तो बताइए डाइक्रोमेट का कलर कैसा है बेटा? ऑरेंज। इसमें अगर आप क्रोमियम की स्टेट देखें तो यहां पर भी क्रोमियम का स्टेट कितना है? +6। +6 का मतलब है D0। D0 में कलर आ रहा है तो वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होगा या चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा? चार्ज ट्रांसफर। अगले पॉइंट पे आते हैं। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाना है। अब ध्यान से सुनो, क्रोमेट डाइक्रोमेट क्या दोनों जगह क्रोमियम +6 में है बेटा? यस। मैंगनीज +7 किसके इक्विवेलेंट था? क्लोरीन। और क्रोमियम +6 सल्फर। तो आपको कुछ नहीं आए तो सल्फर मान लेना, SO4 2- सल्फेट बन गया। यहां पर कुछ नहीं आए तो H2O7, दो जो माइनस है उसमें H लगा दो तो क्या बनेगा? H2S2O7। H2S2O7 मतलब ओलियम। ओलियम में से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो H2O7 2- बन जाता था। ये वैसा बनेगा। क्या ये Z2O7 है बेटा? यस। Z2O7 में कौन सा बॉन्ड मिलेगा? ZOZ। इसके बाद एक ऑक्सीजन तो यहां आ गया, 6 बचे, 3 इधर 3 इधर। तो 3 ऑक्सीजन यहां लगा दो और 3 ऑक्सीजन यहां लगा दो। दूसरी बात, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा? है। ऑक्सी एनायन है तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन पे। 2 माइनस है तो दोनों पे बराबर बराबर बांट दो और बचे हुए जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा Z2O7 के हिसाब से। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पहले कल हमने Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाया था। Mn2O7 भी बिल्कुल ऐसे ही बना था, बस वहां माइनस नहीं था, तो यहां भी डबल और डबल बॉन्ड बना था, बस यहां 2 माइनस है तो 2 सिंगल बॉन्ड बन गए। याद करिए इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड लेंथ है। क्या सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी। याद करिए कल भी बात कर रहा था मैक्सिमम 6 बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, यहां भी वही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी टेट्राहेड्रल ही कहलाएगा, क्योंकि एक क्रोमियम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल है, इस क्रोमियम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो टेट्राहेड्रल है। दूसरी बात, ऑल डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। और नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, क्योंकि जो साइड साइड वाली 6 बॉन्ड लेंथ है उनमें आपस में क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इन तीनों में रेजोनेट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों में रेजोनेट होगा, ये रेजोनेंस में ERS आपको नहीं देगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देगा। अब एक बात समझे, अगर मान लो कल भी आपको बोला था, मान लो ये बॉन्ड लेंथ कितना बोलता? X, और मान लो ये वाला बॉन्ड लेंथ कितना बोलता बेटा? Y। X और Y इक्वल है या अलग अलग है? अलग अलग।
दोनों में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? एक्स वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और वाई वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर कैसा कैरेक्टर आएगा? सिंगल बॉन्ड, और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, तो 1 प्लस 2/3, तो दैट इज 1.66। वहां पर भी ऐसे ही आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक खास बात या एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। वो फैक्ट ये है कि बेटा ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो 126 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 126 डिग्री। तो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन है, कभी बाई चांस पूछ ले तो। डाइक्रोमेट में CrO का जो बॉन्ड एंगल है वो 126 डिग्री होता है। नोट कर लें फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर हीटिंग इफेक्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टीज में। आज शाम को डाउट टाइम दूंगा 3:30, वही 3:45 के आसपास, मतलब है ना, 3:45 के आसपास। तो जिसको कुछ पूछना होगा तो आ जाना उस समय। चलिए ना, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है हीटिंग इफेक्ट, है ना। कल याद करिए, कल हमने KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, और अब हम लोग किसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा? K2Cr2O7। KMnO4 में हीटिंग इफेक्ट के समय पे मैंने आपको बोला था कि जो आपने प्रिपरेशन करा था उसका ठीक रिवर्स, यहां पर भी सेम वही कहानी है। याद करिए, डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन था वो कैसे हुआ था? और हमने क्या लिया था? क्रोमाइट। क्रोमाइट से क्या बना था? क्रोमेट। क्रोमेट से क्या बना था? डाइक्रोमेट। अब हीट करिए तो रिवर्स आइए, डाइक्रोमेट से क्या बना? तो क्रोमेट। क्रोमेट के अलावा आपको क्या बना देना? और में सिर्फ क्रोमियम वाला हिस्सा लिखना है आपको, है ना। Fe वाला हिस्सा मत लिख देना, क्योंकि Fe यहां पर नहीं है। और साथ ही साथ में वहां पर भी क्या रिलीज हुआ था? O2, और यहां पर भी क्या रिलीज हुआ? O2। इसको याद करने का एक और तरीका होता है, वो भी बताता हूँ। KMnO4 पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा। जब आप फाइनल प्रोडक्ट को हीट करोगे तो आपको दोनों जगह क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट। उसके अलावा और के अलावा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलेगा। वहां पर मिला था MnO2, यहां पर मिला है Cr2O3, और साथ में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वहां पर भी इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और एम्फोटेरिक नहीं याद करना है तो और से भी याद कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे वैसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट है, बिल्कुल KMnO4 जैसा ही है। जैसा प्रिपरेशन हुआ था उसका ठीक रिवर्स डायरेक्शन में आप आ जाएंगे, तो ये हीटिंग इफेक्ट बन जाएगा। कल KMnO4 में भी लिखा था कि वो जो रिएक्शन थी कैन बी यूज्ड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको भी हम ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फॉर्म में ग्रुप 16 में लिखा हुआ था ये पहले, बट अब नहीं है, तो अब इसको यहीं पे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने KMnO4 के अंदर K2Cr2O7 के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। अब कल हमने ये देखा था कि KMnO4 किसकी तरह काम करता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या वो अलग अलग हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता था? यस। वैसे ही अब हमें K2Cr2O7 के बारे में पढ़ना है। KMnO4 की रिएक्शन एनसीईआरटी ने आपको एसिडिक और न्यूट्रल दो मीडियम में दे रखी थी। K2Cr2O7 की रिएक्शन आपको केवल और केवल एसिडिक मीडियम में सिलेबस में गिवन है। तो आइए अब उसी के ऊपर बात करते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब एसिडिफाइड K2Cr2O7 की बात करें, याद करिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट, और वो भी HCl होगा या H2SO4 होगा, H2SO4। अब आगे बढ़ते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो स्टेट है वो कितना है बेटा? +6। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज। जब आप मैंगनीज को, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ले जाते थे तो मैंगनीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता था। क्रोमियम में देखा गया है कि ये +6 से +3 में कन्वर्ट होता है। और आपने रेडॉक्स की बैलेंसिंग में भी कई बार ये देखा होगा कि क्रोमियम इधर +6 है और इधर +3 है, तो ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होती है। इसमें क्रोमियम +3 लिख के दे सकता है, या क्रोमियम का
+3 का ये सल्फेट, जैसे कल हमने MnSO4 लिखा था वैसे यहाँ Cr2SO4 थ्राइस है। और इस क्रोमियम +3 का कलर भी कैसा होता है बेटा? ग्रीन। क्रोमियम +3 के बारे में अगर आप याद करें तो अभी हमने कुछ दिन पहले डी ब्लॉक के अंदर ही कलर्स लिखे थे, वहां पर हमने क्रोमियम +3 और Mn+3 का कलर वायलेट लिखा था। क्या लिखा था? क्रोमियम +3 वायलेट लिखा था। अभी क्या लिखा है? ग्रीन। क्योंकि वहां पर जो लिखा था वो एक्वा कॉम्प्लेक्स था। कौन सा कॉम्प्लेक्स था? एक्वा। वो वाटर के प्रेजेंस में था और यहाँ सल्फेट के प्रेजेंस में, तो कलर चेंज होता है ना। एक ही स्पीशी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर दिखा सकता है, क्योंकि जैसे ही लिगेंड विगेंड चेंज होता है वैसे ही डी ट्रांजिशन का जो एनर्जी का गैप है वो चेंज होता है और लैम्डा बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग पढ़ा था, और अमोनियम डाइक्रोमेट के हीटिंग में एक ग्रीन रेसिड्यू की हमने बात करी थी, यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। ये वही है, यूज्ड इन फायर क्रैकर, ग्रीन रेसिड्यू क्रोमियम +3। आइए अब इस पे बात करते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O7 की बात करें, ध्यान सुनना, कल जो पढ़ा था वैसे ही है बिल्कुल कहानी। मुझे बताइए, एसएन कार्बन फैमिली का मेंबर है, इसका नाम है बेटा स्टेनस। तो स्टेनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेनिक। कल यहां पर केमेनोफोर में कौन था? फेरस। फेरस बदल रहा था फेरिक में, बट यहां पर एनसीईआरटी ने स्टेनस दे रखा है तो अपन उसी की रिएक्शन देख ले रहे हैं। तो स्टेनस को किस में बदल दिया? स्टेनिक में। तो अस को किस में बदल देगा? इक में। ये कल भी आपने पढ़ा, ये आज भी आप पढ़ रहे हो, जनरल रिएक्शन है। इसके अलावा इधर देखिए, इसका नाम क्या है बेटा? सल्फाइट। इसका नाम क्या है? नाइट्राइट। आइट आयन को किस में बदल देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 8 में। तो सल्फाइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फेट एंड नाइट्राइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। तो ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइट आयन को किस में बदल देंगे बेटा? 8 आयन में। और अस को किस में बदल देंगे? इक में। फिर याद करिए, कल हमने देखा था सल्फर और हेलोजन जब भी अपने मिनिमम स्टेट पे होते हैं और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो उसको मिनिमम से कहां पहुंचाता है? 0 पे। तो यहां पर सल्फर मिनिमम से आ जाएगा 0 पे और हेलोजन भी मिनिमम से आ जाएगा 0 पे। तो ये जनरल रिएक्शन, ये हर जगह होगा। अब आप एक बात पे यहां पर फोकस करिएगा, कल हमने जब ये रिएक्शन लिखी थी तो यहां पर आपके सामने ये था, इसको तो मैंने बोल दिया था कि ये तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो केमेनोफोर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता था। आज आप रिएक्शन देखो तो इन दोनों रिएक्शन में वैसे तो सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो मेजर चेंज है जो हमें ध्यान होना चाहिए वो ये है कि Cl- को केमेनोफोर तो ऑक्सीडाइज कर देता था, Cl- को Cl2 में, लेकिन K2Cr2O7 की औकात नहीं है कि वो Cl- को ऑक्सीडाइज कर दे। कारण वही है, जो F- के साथ केमेनोफोर की कहानी थी वो Cl- के साथ K2Cr2O7 की कहानी है। ध्यान सुन लीजिएगा, F- को तो कोई भी दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। Cl- को कल केमेनोफोर ने ऑक्सीडाइज कर दिया था क्योंकि केमेनोफोर इससे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन Cl- को K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और K2Cr2O7 वीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक जनरल ऑर्डर से समझा दूं अगर, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे आगे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, फिर इसके बाद केमेनोफोर, फिर इसके बाद Cl, और फिर इसके बाद K2Cr2O7। तो बेटा ये ऑर्डर होता है इस तरह का। तो F को तो इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। Mn क्या क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? यस। पर क्या K2Cr2O7 क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं। कारण वही है, सबकी कहानी बिल्कुल सेम है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है केमेनोफोर और K2Cr2O7 में, कि केमेनोफोर क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन K2Cr2O7 क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। एक और बात सुनना ध्यान से, है ना, ये सॉल्ट में भी काम आएगा। क्रोमियम का यहां पर स्टेट अगर आप निकालेंगे तो क्रोमियम का यहां पर स्टेट कितना है बेटा? +6। क्रोमियम का यहां पर स्टेट कितना है बेटा? +6। क्रोमियम +6 को किसके इक्विवेलेंट माना गया है? जैसे Cr2O7 क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, वैसे कभी H2SO4 आ जाए तो H2SO4 भी Cl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे सिलेबस में Cl- को दो चीजें ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगी, एक तो K2Cr2O7 और एक H2SO4। हालांकि H2SO4 वाली बात जो होती थी वो P ब्लॉक में आती थी, तो इसीलिए हमने उसको अब क्योंकि रिएक्शन हटा दी तो नहीं डिस्कस करा, बट क्योंकि क्रोमियम के साथ आ रहा है तो इसलिए यहीं पर बता दे रहा हूं, नोट बना के अलग से कहीं पे लिख लेना ना। एक तो K2Cr2O7 एंड H2SO4 कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cl-, है ना, ये लिख लेना।
K2Cr2O7 और H2SO4 Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। रीजन वही है, Cl माइनस इनसे स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों Cl से वीक है। K2Cr2O7 and H2SO4 will not oxidize Cl माइनस, है ना, ये क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। अब आप देखो यहां पर रिएक्शन में बाकी सब वैसे ही है, बस Cl माइनस नहीं आ रहा, F माइनस को तो कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। एक और बात याद करिएगा, कल हमने SO2 और CO2 की भी रिएक्शन लिखी थी, याद करिए KMnO4 ने SO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया था, सल्फेट में, पर CO2 से वो रिएक्ट नहीं कर पाए। सेम कहानी इसकी भी होगी, हालांकि एनसीईआरटी ने वो रिएक्शन इसके लिए नहीं दी है इसलिए मैंने नहीं लिखाया, बट इसमें भी अगर SO2 आ जाए तो क्या सल्फर को +4 से +6 में ले जाया जा सकता है? यस, लेकिन यहां पर अगर CO2 आ जाए तो बेटा इसका CO2 से कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अब आगे आइए, लास्ट यहां पर जो रिएक्शन आ रही है उसके ऊपर बात करें बेटा, C2H5OH, क्या नाम है इसका? इथेनॉल। और इथेनॉल को जो डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइज करेगा, ये आपको रेडॉक्स मतलब सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट होके 2 कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो कार्बन यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो K2Cr2O7 अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। और आप देखें तो यहाँ एक ऑक्सीजन है या 2 ऑक्सीजन, या स्टेट स्टेट मत देखना, ऑक्सीजन से समझ जाएंगे कि बेटा यहाँ एक ऑक्सीजन है या 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी गई है इसको बोलते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, है ना, हिंदी में बोले तो पियक्कड़ चालक परीक्षण, है ना। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो केसेस होते हैं, आप देखते हो कि ट्रैफिक पुलिस के पास एक डिवाइस होता है, अपैरेटस होता है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता, बोले शीशे नीचे कर, फूक मार इस पे, फूक मारते पता चल जाता है कि भाई इसने सेवन कर रखा है कि नहीं, है ना। तो हाँ, वो पता कैसे चलता है उसके ऊपर बात करें। एक्चुअल में उस अपैरेटस में ये भरा होता है एसिडिफाइड K2Cr2, और इसका कलर कैसा होता है? अब आपको बोला कि उसमें फूकिए, जैसे ही फूका तो अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो उसमें जाएंगे और वो जाके इससे रिएक्ट करेंगे। जैसे ये रिएक्ट करता है तो वो ऑरेंज किस में बदल जाता है? ग्रीन में। जैसे ही ग्रीन वो आ जा, चालान वालान काट देते, जो भी है ना। तो ये जो है इसको ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट बोलते हैं, और ये है ना रिसेंटली यूज होने वाली एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको ध्यान रखें, नोट कर ले फटाफट। क्या हुआ? सॉल्यूशन बचा कैसे जा सकता है? वेपर ना पहुंचे वहां तक, बस यही तरीका, भाग जाओ, ये बहुत बढ़िया। जब उसमें फूकना होता है ना तो कई लोग ऐसे उधर नहीं फूकते, ऐसे अंदर फूकते हैं, ऐसे बचा जाता है, ये तरीका है। नहीं, ये तरीका होता है ना, आपको वेपर उससे कांटेक्ट में उधर नहीं आना चाहिए, आपने फूका तो वेपर उधर जाएंगे, रिवर्स। हो सकता है आपके कभी काम आ जाए। ज्यादा जोर से मत खींच लेना, पता चला मुंह। चलिए ये रिएक्शंस फटाफट लिख लीजिए। यहां पर ध्यान रखना, मेन पॉइंट यही है कि भाई Cl माइनस को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। KMnO4 जो था वो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता था, लेकिन K2Cr2O7 Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो K2Cr2O7 में इन रिएक्शंस के अलावा कुछ और खास बातें, 2-3 रिएक्शंस हैं। आप लोग जब रेडॉक्स पढ़ते हैं तो वहां पर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के बारे में एक मेंशन आता है, तो अब उसके ऊपर चलते हैं कि वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है या कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में आती है। और एक बात और कि जब Cl माइनस आपने यहां लिया, जब आपने Cl माइनस यहां पर लिया
तो बेटा Cl माइनस ने एसिडिफाइड K2Cr2O7 से रिएक्शन नहीं करा, हम ऐसा बोल रहे थे। नहीं करने का मतलब है Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि Cl माइनस इससे रिएक्ट नहीं करता, Cl माइनस इससे रिएक्ट करता है, बट Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट नहीं होता है। वहां पर जो रिएक्शन होती है उसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, और उस क्रोमिल क्लोराइड को ही हम लोग एक टेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं जिसे बोला जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो Cl माइनस का इससे कैसा रिएक्शन होगा, वो क्या होता है, आइए अब उस पर डिस्कशन करते हैं। ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी ये पॉइंट काम में आता है, ध्यान सुनना। पहली बात, क्रोमिल क्लोराइड तो खैर आपका प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। ये टेस्ट कौन दिखाता है बेटा, आयनिक क्लोराइड। पहली बात तो ये क्लियर कर ले, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट केवल उन सॉल्ट में आप यूज कर सकते हैं जहां पर क्लोराइड आयन होगा। आयनिक क्लोराइड ये टेस्ट दिखाएंगे, कोवेलेंट क्लोराइड ये टेस्ट नहीं दिखाएंगे। याद करिए, अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते थे, तो अगर यहां पर अलबेली का क्लोराइड आपको दे दे तो वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, भले वहां क्लोराइड है फिर भी वो टेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये टेस्ट केवल और केवल कौन से क्लोराइड दिखाएंगे, आयन। आगे सुने, इस टेस्ट में होता क्या है। सबसे पहले आपने यहां पर लिया NaCl। NaCl से Na का कोई मतलब नहीं है, हमें आयनिक क्लोराइड से मतलब है। आपने कोई क्लोराइड आयन लिया, वो कोई भी आयनिक क्लोराइड हो सकता था, बट जनरली Na ले लेते हैं। तो आयनिक क्लोराइड का रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये हो गया एसिडिफाइड K2Cr2O7, जो आप यहां यूज कर रहे थे, ये वाला एसिडिफाइड K2Cr2O7 का रिएक्शन अब आप किससे करा रहे हो, Cl माइनस से। और जब आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 का रिएक्शन Cl माइनस से करा रहे हो, अगर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर देता, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में रेडॉक्स नहीं हो पाता, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, स्टेट चेंज नहीं होती। अब स्टेट चेंज नहीं होती तो रेडॉक्स नहीं होता, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, CrO2Cl2, और साथ में जो H2SO4 है, याद करिए ये डाइप्रोटिक एसिड होता है, इसका बेसिसिटी 2 होता है, तो ये एक एक करके H+ लूज करेगा, तो HSO4 इस पे भी जुड़ता है और HSO4 इस पे भी जुड़ता है, तो आपको मिलता है KHSO4 और NHSO4, पर इससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब है। तो जब आप किसी आयनिक क्लोराइड का रिएक्शन एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कराएंगे तो वो Cl2 नहीं बनेगा, वो CrO2Cl2 बनेगा, और CrO2Cl2 में अगर आप क्रोमियम का स्टेट देखें तो +6 का +6 ही है, जिसका मतलब है यहां पर कोई रेडॉक्स नहीं हुआ। दूसरी बात, यहां पर देखें Cl का स्टेट कितना है, -1, और यहां पर भी आप Cl का जब स्टेट निकालेंगे तो क्या हो रहा है, -1। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच में रेडॉक्स नहीं हो रहा है, इनके बीच में एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन कुछ हो रहा है, जो जिस स्टेट में उसी में। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। और इसके कलर के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी कि ये ऑरेंज रेड वेपर्स के फॉर्म में मिलता है। कौन से फॉर्म में मिलता है बेटा, ऑरेंज रेड वेपर्स। अब ये टेस्ट लैब में जब होता है तो देखो कैसा दिखता है, उसको 3D में थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपको एक मान लो सॉल्ट दिया गया, अननोन सॉल्ट है ना, आपको नहीं पता कौन है, हम तो सारे टेस्ट वन आफ्टर द अदर लगाते हैं। मान लो उसमें क्लोराइड है, हमें नहीं पता, हमको पहचानना है कि क्लोराइड है या नहीं है। तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में वो जो अननोन सॉल्ट है वो डाल दिया, जैसे ही उसमें आपने K2Cr2O7 मिलाया और साथ में क्या मिला दिया, H2SO4, आपको उस टेस्ट ट्यूब में से ऐसे रेड ब्राउन या ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स निकलते हुए दिखेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है, ये दोनों मिलाने पर, ये दोनों किसी अननोन सॉल्ट में मिलाने पर अगर ये वेपर्स मिलते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उस अननोन सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है बेटा, आयनिक क्लोराइड या Cl- आयन प्रेजेंट है। इसी रिएक्शन का एक और पार्ट होता है, वो देखिए, ये जो CrO2Cl2 मिला, इसको अगर आप फर्दर NaOH से रिएक्ट करा दें, CrO2Cl2 को फर्दर आप NaOH से रिएक्ट करा दें, तो बेटा ये मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाने पे एसिडिक मीडियम, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आने पर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम है ये, हालांकि डाइक्रोमेट नहीं है, लेकिन रिएक्शन वैसी हो रही है कि जो डाइक्रोमेट होता था वो बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता था, क्रोमेट में। तो बेसिक में क्या बनेगा, क्रोमेट। तो यहां पर ये जो CrO2Cl2 है ना, क्योंकि ये CrO2Cl2 बेसिकली डाइक्रोमेट से ही बना था, तो जैसे ही आपने डाइक्रोमेट वाले हिस्से को बेसिक मीडियम दिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट में। और क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया तो बेटा बात करिए क्रोमेट का, सोडियम क्रोमेट का कलर कैसा था, येलो। और ये येलो क्या था, सॉल्यूशन था या प्रेसिपिटेट था, येलो सॉल्यूशन। अब इसके आगे का एक हिस्सा होता है कि जैसे ही आप इस सोडियम क्रोमेट के अंदर लेड एसीटेट पास करोगे, क्या पास करोगे, लेड एसिड।
लेड एसीटेट पास करने पर इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कैटायन यहां और इसका कैटायन यहां। जैसे ही इसका कैटायन यहां आएगा तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा और लेड क्रोमेट बन जाएगा। जो लेड क्रोमेट बनेगा वो है बेटा PbCrO4। और ये जो PbCrO4 बना, यहां पर Pb का स्टेट अगेन सॉरी Pb का स्टेट कितना है +2, क्रोमियम का स्टेट +6 है ना, तो Pb +2 है और क्रोमियम +6 है। हुआ क्या, सोडियम पे +1 होता है, 2 सोडियम हटे, उसके बदले एक Pb जुड़ जाएगा क्योंकि Pb के ऊपर +2 होता है। और एक बात बताओ, ये क्या था, सोडियम का क्रोमेट, ये क्या है, लेड का क्रोमेट। बेटा क्रोमेट का कलर हमेशा येलो होगा, तो यहां भी येलो है, यहां पर भी येलो है, क्योंकि कलर सोडियम या लेड की वजह से नहीं आ रहा है, कलर क्रोमेट की वजह से आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहां पर येलो क्या था, सॉल्यूशन, और यहां पर येलो प्रेसिपिटेट। कभी भी आपको मिल जाए येलो सॉल्यूशन तो समझ जाना सोडियम की बात हो रही है, और कभी भी आपको बोले येलो प्रेसिपिटेट तो समझ जाना लेड क्रोमेट की बात हो रही है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। क्रोमेट का कलर तो येलो है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, वो येलो आ गया। सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट को समझो। क्रोमियम +6 को किसके इक्विवेलेंट मानना है, सल्फर। इसको सोचो Na2SO4, इसको सोचो PbSO4। क्या केमिकल बॉन्डिंग में है। क्यों आज होगा प्रभात का CBI पढ़ा था, और उसके अलावा एक सल्फेट का भी पढ़ा था, याद करो। आज सारे बराती कैसे पागल, पागल का जो सल्फेट था वो PPT था, लेकिन सोडियम का सल्फेट PPT वो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। नोट कर लीजिए। मतलब क्रोमियम में आपको जहां भी दिक्कत है उसको सल्फर अज्यूम करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी बेटा। लिखाई पढ़ाई पे ध्यान दो, काम आएगा जीवन में। लिख लेते उसके बाद बैठ के पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो इतनी देर, है ना। चलिए ना, अब ये जो रिएक्शन बेटा आपके सामने लिखी हुई है, यहां पर हमने क्रोमिल क्लोराइड के बारे में बात करी कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्रोमिल क्लोराइड पे आपसे पूछ सकता है कि किसके लिए यूज होता है, आयनिक क्लोराइड के लिए। दूसरी बात, क्रोमिल क्लोराइड में जो आप रिएजेंट यूज करोगे आयनिक क्लोराइड के साथ में कौन आएगा बेटा, एसिडिफाइड K2Cr27। नॉर्मली अगर ये KMnO4 होता तो वो Cl- को Cl2 में बदलता, लेकिन एसिडिफाइड K2Cr27 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा बेटा, CrO2Cl2। अच्छा, CrO2Cl2 का अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर बोले बनाने के लिए, क्या आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। कुछ नहीं आए तो क्रोमियम को क्या मान लेना है, सल्फर। अब इमेजिन करिए क्या बन रहा है, SO2Cl2। अब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालिए तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, क्लोरीन मोनोवेलेंट है, 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो यहां पर सल्फर के बदले क्रोमियम ले लिया और टेट्राहेड्रल बना दिया। दो जगह पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन,
और दो जगह पर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। जैसे ये क्रोमिल क्लोराइड है, वैसे ही ऑर्गेनिक में आप SO2Cl2 पढ़ोगे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, नाम भी एक जैसा होता है, क्रोमिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऐसे ही अगर SO2Cl2 बोलते तो इसी तरह से आप बस क्रोमियम को रिप्लेस कर दीजिएगा सल्फर से। इसमें ऑक्सीजन वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होंगी और क्रोमियम क्लोरीन वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन का कोई सवाल नहीं है, क्लोरीन कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आगे बात कर रहे हैं, ये जो सारी कहानी है क्रोमिल क्लोराइड की, इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हो। लास्ट पॉइंट कौन सा आता है बेटा, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला। तो आइए अब उसको देखते हैं। यहां पर आपके सामने क्रोमियम की रिएक्शंस में, K2Cr2O7 की रिएक्शन में एक और खास बात दे रखी है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5। ध्यान सुना, जब आप K2Cr2O7 का रिएक्शन, डाइक्रोमेट का रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना। तो K2Cr2O7 का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कराएंगे तो वहां पर ऑक्सी लिंकेज वाला एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। कंपाउंड का नाम क्या बेटा, CrO5। CrO5 में अगर हम एक्स वाली मेथड से स्टेट निकालेंगे तो +10 आएगा, जबकि हम जानते हैं क्रोमियम की हाईएस्ट स्टेट कितनी हो सकती है बेटा, +6। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। क्या नाम होगा बेटा, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा। इसके बारे में एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो इसका कलर है। इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लूइश कलर होता है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। अब ऊपर वाली रिएक्शन देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में कुछ अलग नहीं है। इसको इमेजिन करो, डाइक्रोमेट को, ये क्रोमेट है, क्रोमेट को जब आप एसिडिक मीडियम दोगे तो किसमें बदल जाएगा, डाइक्रोमेट। तो एक्चुअल में ये लिखने का मतलब यही है, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम दिया तो 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी की रिएक्शन वही है, बस रिएजेंट यहाँ पर ईथर है और यहाँ पर एमाइल अल्कोहल है ना, यूज किया है। बट ये ओवरऑल रिएक्शन है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी बना रखा है, ये स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आप क्रोमियम की स्टेट निकालेंगे तो स्ट्रक्चर से सही स्टेट मिल जाएगा आपको, -2 -2 -2 टोटल कितना आ जाएगा, +6 यहाँ पर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर या CrO5 का फॉर्मेशन कब होगा, जब K2Cr2O7 का रिएक्शन परऑक्सी कंपाउंड दैट इज H2O2 से आप करा देंगे तो CrO5 मिलता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्रोमियम की स्टेट के बारे में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर मेनली, कि क्रोमियम का स्टेट +10 है, +8 है, +6 है, तो हमें पता होना चाहिए। वही कैरोज और मार्शल वाली कहानी है कि भाई अगर रेंज से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है तो समझ जाइए वहां परऑक्सी लिंकेज है। और यहाँ पर 2 परऑक्सी लिंकेज होते हैं तितली के पंखों की तरह, है ना, 2 पंख 2 परऑक्सी। है ना। तो याद रखना बटरफ्लाई का कलर कैसा है, ब्लू, है ना, ब्लू कलर की तितली है। कभी आ जाए तो इस तरह से याद रखे, है ना, ब्लू बटरफ्लाई। चलिए ना, अब ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के बाद लास्ट में आप देखें तो उधर एक नोट लिखा हुआ है, और वो जो नोट लिखा हुआ है उसको पहले तो छाप लो आप, है ना, फिर मैं समझा देता हूँ क्या मीनिंग है, पहले लिख लो उसको और स्टार मार्क लगा लेना उसके ऊपर ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टार मार्क लगा ले इसमें। ब्लू, जूम, काय पे जूम करना है, वो दिख नहीं रहा K2Cr2O7 वाले जो लिखा, चश्मा लगवाओ बेटा, इसमें जूम कुछ नहीं करेगा, इतना दिखना चाहिए वहां से। आंखें कमजोर है वाकई में। तुम भी नीले ही हो। चलिए, है ना।
अब ये जो लिखा हुआ पॉइंट इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, है क्या। यहां पर आपको बोल रखा है कि जब आप टाइट्रेशन कराते हैं, देखो टाइट्रेशन का मतलब होता है ये जो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है टाइट्रेशन। कभी भी ये टर्म आपके सामने आ जाए कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, टाइट्रेशन। अब जितने भी लोगों ने लैब में टाइट्रेशन किया हुआ है तो वो थोड़ा इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और जो नहीं समझ पा रहे वो भी समझे, क्योंकि समझना तो है ही अल्टीमेटली आपको, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप सॉल्यूशन चैप्टर में एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन पढ़ते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2, और इस पे आप ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मिक्सचर और वगैरह वो सब लेके, ठीक है। N1V1 इक्वल टू N2V2 पे जब हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से, इसका मतलब है दो सॉल्यूशन आपके पास होंगे, एक सॉल्यूशन 1 एक सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, सॉल्यूशन 2 की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। जनरली इस पे क्वेश्चन क्या बन जाता है, या जो हम प्रैक्टिकल के हिसाब से बात करें तो प्रैक्टिकल में आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सॉल्यूशन और एक होता है सेकेंडरी सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, समझ लेना, पूरा फिनोमिना एक बार बता दे रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाती कि क्या है। एक होता है प्राइमरी सॉल्यूशन, एक होता है सेकेंडरी सॉल्यूशन। प्राइमरी सॉल्यूशन जो होता है इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के रखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब लैब में जो आपको ऑलरेडी जो दिया जाएगा सॉल्यूशन बना बनाया, और जिसके बारे में डिटेल आपको पहले ही दे देगा कि ये इतने नॉर्मेलिटी है, इतनी है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मान लो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 है और ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 है। इस सॉल्यूशन में जो भी ये सॉल्यूशन होगा, एसिड या बेस का किसी एक का सॉल्यूशन होगा, ये ना टाइट्रेशन में जनरली एसिड बेस टाइट्रेशन आप पढ़ते हैं, तो आपके पास एक एसिड का सॉल्यूशन होगा, एक बेस का सॉल्यूशन होगा, या ये बेस हो सकता है, वो एसिड हो सकता है, वो डिपेंड करता है लैब वाले पे, ठीक है, कोई भी बना सकता है। उसने मान लो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पे जब हम बात करते हैं तो इसकी नॉर्मेलिटी मान लो उसने 1 नॉर्मल रखी, क्योंकि ये सॉल्यूशन लैब में खुद लैब इंचार्ज ने बनाया, तो उसको 1 नॉर्मेलिटी अगर बनाना है तो इसमें फिर आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम आता है। भाई 1 नॉर्मल कहने का मतलब क्या है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो ये थोड़ी देर के लिए अपने लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए तो मैं NaOH ले लेता हूं, तो NaOH का 40 ग्राम लेंगे आप, और इसका इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, तो 40/40 कितना आ जाएगा 1। तो NaOH अगर आपने 40 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए यूज किया, इसका मतलब ये होगा कि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसकी वॉल्यूम हमें भर के दे दी उसने, तो यहां पर इसका जो N2 है, ये मान लो HCl या कोई और है, हमें नहीं पता, इसका नॉर्मेलिटी उसने बोला आपको फाइंड आउट करना है, और इसका वॉल्यूम भी आपको नहीं पता है। अब आप इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में आपके पास इस तरह का एक स्टैंड रहेगा, वहां पर स्टैंड के अंदर यहां पर एक अपैरेटस होता है जिसको बोलते हैं ब्यूरेट, है ना, और एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं पिपेट, है ना, जिन्होंने लैब में गए होंगे उन्होंने देख रखा होगा। तो इस तरह का एक सॉल्यूशन आता है जिसे क्या बोलते हैं, पिपेट। अभी जो ब्यूरेट और पिपेट है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ब्यूरेट जो होता है इसके अंदर मार्किंग होती है अलग अलग, तो 0 से लेकर 100 तक की मार्किंग होती है। आप इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन आप इसमें भर देंगे जो कि 100 तक होगा, मान लो अपन ने इसको भर दिया 100 ml तक। दूसरा ये जो पिपेट होगा इसके अंदर आप दूसरा वाला सॉल्यूशन खींचते हैं ना, सक करना पड़ता है आपको, इस तरह की चीज आती है, वहां सॉल्यूशन भरा रहेगा, ये पिपेट होगा, खींचा, यहां से खींचोगे, यहां से सॉल्यूशन इधर जाएगा। अब एक दो बार तो शुरुआत में सॉल्यूशन अंदर, इसीलिए बेस देते हैं यहां पर। बेस इसलिए देते हैं कि कभी गलती से अगर अंदर चला भी गया तो अपने को परेशानी ना हो, एसिड पता चल लिया वही निकल लिया, है ना। तो यहां पर बेस देते हैं, फिर एक दो बार के बाद अपन ऐसा देखते हैं कि भाई ये जो ऊपर जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ थंब से अपन इसको थोड़ा बहुत इधर करते हैं तो सॉल्यूशन नीचे आता है, इस मार्क तक आपको वो सॉल्यूशन लेना पड़ता है। ये मार्क जो होता है जनरली वो 20 ml का होता है। अब आप क्या करते हैं कि आपके पास एक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, इसमें ये 20 ml सॉल्यूशन आपने खाली कर दिया, तो आपको पता है कि मैंने ये वाला सॉल्यूशन कितना ले लिया है, 20 ml फिक्स है। अब आपको दो चीजें पता है, ये ऑलरेडी लैब इंचार्ज ने बता रखा है, इसको आपने भर दिया इसके अंदर। अब जैसे ये सॉल्यूशन 20 ml हुआ तो हमें ये पता चल गया कि इसका वॉल्यूम हो गया 20 ml, इसका हमें पता चल गया नॉर्मेलिटी कितना है 1N। अब हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब क्या होता है कि आप इस सॉल्यूशन में 2 बूंद जिंदगी की मिलाते हैं, इंडिकेटर, ताकि सॉल्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो तो कलर चेंज हो जाए। और यहां पर एक ऐसा क्लिप टाइप का डिवाइस होता है,
उसको आप प्रेस करेंगे तो ये सॉल्यूशन इसमें फ्लो करता है। जब आप इसको प्रेस, अब ऐसा नहीं कि प्रेस कर दिया और सारा खाली कर दिया, नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 ml ऐसा है ना। आपने प्रेस करा, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें आया, आपने इस फ्लास्क को उठाया, चेक करा शेक करके कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। फिर आप इसको प्रेस करेंगे और सॉल्यूशन आएगा, ऐसा करते जाते। कई बार 2-4-5 बार भी ब्यूरेट खाली हो जाता है, कई बार 10 ml में हो जाए, कई बार 50 ml पे होगा, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। मान लो आपने इसको जब रिएक्शन को कराया तो बेटा ये जो सॉल्यूशन था ये इतना खाली हो गया, मान लेते हैं ऐसा कि ये यहां तक आ गया है ना। तो यहां पर रीडिंग मान लो कितनी है, 40 ऐसा मान ले। तो आपने कितना सॉल्यूशन यूज कर लिया, 60 ml, और 60 ml इसमें मिलाने पर कलर चेंज हो गया, तो आपको इसकी वॉल्यूम पता चल गई 60। अब ये होने के बाद आपको क्या निकालना होता है, नॉर्मलिटी। क्या आप ये नॉर्मलिटी निकाल लोगे? यस, ये पूरा प्रैक्टिकल होता है जो आपको करना होता है लैब में, यही होता है और कुछ नहीं होता। एग्जाम में क्या करेगा, ये और ये दे देगा, बोलेगा नॉर्मलिटी सॉल्यूशन के चैप्टर में इसकी निकालो, उसमें वैल्यू ऑलरेडी दे देता है आपको, ठीक। अब इसकी कहानी समझो है क्या। आपको अगर इसकी नॉर्मलिटी पता है तो आप इसकी नॉर्मलिटी निकाल लोगे। इसकी जो नॉर्मलिटी आपको लैब इंचार्ज ने बताई है, आपने उसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है, आपने इसको तो चेक नहीं किया। अब मान लो इसकी नॉर्मलिटी किसी वजह से चेंज हो जाए, तो बताओ क्या आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा? यस। आप निकालोगे कुछ और रियलिटी में वो कुछ और होगा, क्योंकि आप तो 1 लेके कैलकुलेट कर रहे हो, और मान लो ये 1 के बदले 1.5 हो जाए तो आपका आंसर आएगा कुछ और रियलिटी में आंसर कुछ और होगा। और ये प्रॉब्लम आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के समय पे। आप दो रिएजेंट्स के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, एक Na2Cr2O7 और एक K2Cr2O7। जो हम ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं ना, इसके लिए हम K2Cr2O7 को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए Na2Cr2O7 को यूज नहीं कर। सर दोनों ही तो डाइक्रोमेट है, इसको यूज करा, इसको क्यों नहीं करा? कारण समझिए, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है? क्या इसका फाई ज्यादा है? फाई ज्यादा है तो पानी एब्जॉर्ब करेगा। .2H2O भी बनाया था इसका। अब होगा क्या, देखो ध्यान से। मान लो ये जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को लैब इंचार्ज ने इससे बना दिया होता, इससे बना के वो सॉल्यूशन को, मान लो उसको पता है कि परसों आएगा बच्चा प्रैक्टिकल करने, कल छुट्टी है, आज ही सॉल्यूशन बना देता, तो सुबह सुबह कौन बनाएगा आके, है ना। तो उसने आज सॉल्यूशन बना के रख दिया Na2Cr2O7 का, सॉल्यूशन बना के रख दिया, तो ये तो हाइग्रोस्कोपिक है। इसने खटाखट 2-3 दिन में सारा एटमॉस्फेयर का आसपास का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो बताओ कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा तो बेटा एनीवेज तो आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया था उतना ही है, लेकिन सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन कम हो गया। अब उसने तो आपको बताया कि 1N है, जबकि रियलिटी में तो कंसंट्रेशन कम हो गया। उसको तो पता है 1 है, 1 ही बता दिया उसने, आपने 1 से कैलकुलेशन कर लिया, कंसंट्रेशन तो 0.8 हो चुका है। और जैसे ही 0.8 आप डालोगे तो वैल्यू 1 के हिसाब से अलग आएगी और 0.8 के हिसाब से अलग आएगी। अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी आए सर क्या फर्क पड़ रहा है। आप गए उसके पास चेक कराने, उसने बोला यहाँ 2 आना चाहिए, आप बोल रहे हो नहीं सर 1.6 आ रहा है, बोले नहीं 2 ही आएगा, नहीं बोले सर 1.6 आ रहा है, गलत है तेरा, काट दिया, 0 दे दिया, फर्क पड़ेगा मार्कशीट के अंदर। चलो वो उसने बोला 2 है, अपन तो बोले ठीक है सर 2 मान लिया, लो 2 लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को, है ना। लेकिन ये ड्रग इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में फर्क पड़ता है। वहां पर पता चला 1 ml के बदले आपने 2 ml कोई चीज दे दी, 2 ml के बदले 1 ml दे दी, तो वहां तो आने वाला चला जाएगा, जाने वाला आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लोगे ना, वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी नॉर्मेलिटी, आप उसको अगर लंबे समय तक रख भी दो तो चेंज नहीं होनी चाहिए। और चेंज ना हो तो आप Na2Cr2O7 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो हम किसको यूज करते हैं? K2Cr2O7। तो यही बात है कि प्राइमरी सॉल्यूशन बनाने के लिए K2Cr2O7 को यूज किया जा सकता है, Na2Cr2O7 को यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है,